हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 15 तक देख चुके थे। अब आगे के क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन हैं वे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि आप इन ऑब्जेक्टों की तैयारी कर लेते हैं तो आपके पेपर में लगभग 100% ऑब्जेक्ट आने की संभावना है। इससे बाहर ऑब्जेक्ट जाने की संभावना नहीं है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है। तो आपने कोई एक फार्मूला पढ़ा होगा जो आपने देखा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यदि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो इसी फार्मूले के हिसाब से जो हुआ है कि आपको दिख रहा है कि HCF AB मतलब जो कोष्टक में संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं हैं AB, और गुणा LCM तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है A गुणा B, मतलब AB दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है यदि A व B दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तब HCF एवं LCM में क्या संबंध होगा। तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि यदि AB दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनके बीच एक फार्मूला होता है, वो है AB गुणा LCM गुणा HCF, या हम कह सकते हैं HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। इनका आंसर देखते हैं। इनका आंसर है HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि A बराबर BQ तो A और B में क्या संबंध है। आपको दिया गया है A बराबर BQ, तो A और B में क्या संबंध होगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है जो B है वो A का गुणनखंड है। B A का गुणनखंड होगा यहाँ पे इसका आंसर। अगला 19वां क्वेश्चन है दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का LCM गुणा HCF बराबर A गुणा B, मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका आंसर है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। अगला है 20वां क्वेश्चन है 1771 या 1771 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने अध्याय में लगाए होंगे। तो 1771 का गुणनखंड जो होगा हम देखेंगे, पहले 7 से विभाजित होगा, उसके बाद 11 से विभाजित होगा और उसके बाद 23 से विभाजित होगा। तो इसका जो आंसर होगा 7 गुणा 11 गुणा 23। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पेपर में भी आने की संभावना है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जरूर करें। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 21वां क्वेश्चन है कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो आप लोग पहले करके देखिए। तो इसका आंसर है A² गुणा 3 गुणा 13, मतलब A से जो 156 है 2 बार विभाजित हुआ होगा, उसके बाद फिर 3 से विभाजित होगा, उसके बाद 13 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है A² गुणा 3 गुणा 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो जो 5005 हैं इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। आप पहले गुणनखंड कीजिए फिर हम आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड जो हैं
5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 12, 15 और 21 का एलसीएम है। तो हमें बताना है 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो हम देखेंगे कि ऐसी संख्या जो 12, 15, 21 इन तीनों से विभाजित हो जाए वो एलसीएम होता है। तो इन तीनों से जो संख्या विभाजित होगी वो है 420। तो जो 420 होगा वो 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व एलसीएम 8 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम इससे पहले एक फॉर्मूला देख चुके हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो उसी से हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें मिला है 32 और एलसीएम दिया गया है 8। तो हम देखेंगे कि एचसीएफ बराबर हमारा होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 और बटा 8। तो इसका आंसर है 4। अगला 25वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 25वां क्वेश्चन है, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो हमें इनके बीच में अनुपात बताना है। तो हम करके देखेंगे कि 5, 15 और 20 इनका एलसीएम क्या होगा, फिर इनका हम देखेंगे एचसीएफ क्या होगा। तो इनका एलसीएम हम देखेंगे, एलसीएम होगा हमारा इनका 60 और जो एचसीएफ है एचसीएफ होगा हमारा 5, क्योंकि 60 जो एलसीएम होता वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती जो इन तीनों से कट जाए। तो आप देखेंगे 60 जो संख्या है 5 से भी विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी और 20 से भी विभाजित होगी। लेकिन जो एचसीएफ है वो होता कि इन तीनों संख्याओं को जो विभाजित कर दे, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो वो 5 है, 5 5 से भी विभाजित कर देगी, 5 15 को भी कर देगी और 5 20 को भी विभाजित कर देगी। इसलिए इसका जो आंसर होगा एलसीएम 60 और एचसीएफ 5। आंसर देखेंगे, हाँ इसका आंसर जो है हमें इसका अनुपात ज्ञात करना था। तो हम 5 से 60 को विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 12:1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर यदि आपको ऑब्जेक्ट में 60:5 मिलता तो वो भी सही है और 12:1 यदि मिल जाता तो वो भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां हमारा क्वेश्चन है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो हमें वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान बताना है। तो इसका आंसर हमारा होगा धनात्मक संख्या। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वे धनात्मक संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q तथा p बराबर है ab² हो तो q बराबर aqb हो तो एलसीएम क्या होगा। तो हम देखेंगे कि p और q का एलसीएम क्या होगा। तो इसका आंसर है p और q का जो एलसीएम है वो होगा aqb², मतलब a पे घात 3 और b², क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं वह बड़ी सी बड़ी घात हम यहाँ पे लेते हैं। तो a पे घात 3 बड़ी है और यहाँ पे b पे घात 2 बड़ी है। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम होगा वो a पे घात 3 और b पे घात 2। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन। जो 28वां क्वेश्चन है हमें बताना है कि 8, 9 और 25 का एलसीएम होगा। तो इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा 1800 1800। तो 8, 9 और 25 का एलसीएम 1800 होगा या 1800 होगा। अब हम देखेंगे 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है 15 और 20 का एलसीएम होगा। तो 15 और 20 का एलसीएम हमारा होगा 60, क्योंकि 60 को 15 भी विभाजित करेगा और 20 भी विभाजित करेगा। तो 29वां का आंसर हो गया हमारा 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर x³ तथा b बराबर x² q
जहाँ x y अभाज्य संख्याएं हैं तो HCF होगा। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा? तो हम इसका आंसर देखेंगे x² y², क्योंकि हमें पता है कि जो HCF होता वो छोटी घात होती, किसी संख्या की छोटी घात जो होती वो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और जो छोटी घात हो, तो उभयनिष्ठ छोटी घात जो होती वो होती HCF, और LCM जो होती वो उभयनिष्ठ हो और बड़ी घात हो तो बड़ी घात LCM होती। ठीक है, तो इसका HCF होगा x²y²। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है HCF क्या है, मतलब HCF की जो परिभाषा क्या होती है। तो हम देखेंगे आंसर। HCF की परिभाषा होती संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो फिर से देखेंगे कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है जो HCF होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32वां क्वेश्चन होगा। इसका है LCM क्या है। तो 32वां क्वेश्चन है, अब LCM बताना है आपको। LCM क्या है तो हम आंसर देखेंगे इसका आंसर है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड। तो आंसर है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इसका ये LCM होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि P कोई अभाज्य संख्या है, P क्या है, P कोई अभाज्य संख्या है और P Q² को विभाजित करती है तो वह और किसे विभाजित करेगी। तो यदि P Q² को विभाजित करती है तो वह अकेली Q को भी विभाजित करेगी, क्योंकि हमें पता है यदि कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह सिंगल संख्या को भी विभाजित करेगी, और यदि वो सिंगल संख्या को विभाजित करती है तो वह उसके स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। तो इसका आंसर हो गया PQ को भी विभाजित करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां क्वेश्चन है, 6,72 और 120 का LCM होगा। 6,72 120 का LCM होगा, तो इसका आंसर होगा 360। 360 होगा 34वां का आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, यदि n² - 1 संख्या 8 से विभाजित हो तो n एक संख्या होगी। तो n कैसी संख्या होगी, तो n एक विषम संख्या होगी, क्योंकि n² - 1 जो है वो 8 से विभाजित है, तो n विषम होगी, इसलिए यह सम संख्या से विभाजित हो रही है। तो यदि n² - 1 संख्या 8 से विभाज्य हो तो n क्या है, n एक विषम संख्या है। तो बच्चों हमारे एक अध्याय के वस्तुनिष्ठ हो गए हैं। एक अध्याय का नाम था वास्तविक संख्याएं। अब हम अगली वीडियो में दूसरे अध्याय का जो वस्तुनिष्ठ है वो कवर करेंगे। हमें आप लोगों से संभावना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे और शेयर करेंगे। यदि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके एक अध्याय के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं वे सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और आपके पेपर में नंबर जो है वस्तुनिष्ठों में नंबर फुल आने की संभावना है। इसलिए आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें, और हम आपके लिए पूरे मैथ की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकर आ रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट। आप ये समझ लीजिए आपको इसके अलावा ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इनको 2 बार 3 बार वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। इनसे बाहर ऑब्जेक्टिव जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, यहीं से ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।